हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्लास 12 का फिजिक्स का जो पीछे वाला पोर्शन है पार्ट 2 बुक, उसमें एक टॉपिक हमारा है, एक पूरा ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग तो उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोल रहे हैं, बट एनसीईआरटी के मुताबिक वो 3 चैप्टर में बांटा हुआ है। एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, अगला है एटम्स और लास्ट है न्यूक्लियाई। तो ये पूरा पैकेज बना के इसको डाल दिया गया है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में। तो एक वीडियो आपके पास एटम नाम से है, न्यूक्लियाई का 2 पार्ट में डाला है, और आज एक पार्ट हम लोग उठाने वाले हैं जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसको 2 छोटे छोटे पार्ट में करीबन 20 से 25 मिनट में सारा कंटेंट डालूंगा, और इसमें जो ग्राफ यूज हुआ है मैं उस पर थोड़ा सा बात करने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर मैटर में बात हो तो मैटर में भी दोहरी नीति होती है। जैसे ये पेन, अगर मेरे हाथ में एक पेन है तो पेन इज पेन, ये पार्टिकल्स तो है बट किसी समय ये वेव का बर्ताव करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल्स है, एटम का एक पार्टिकल्स है, उसका मास होता है 9.131 kg, है वो पार्टिकल्स, बट समटाइम्स इट बिहेव लाइक ए वेव। तो कोई भी मैटर में डुअल नेचर है, मैटर है तो पार्टिकल्स का बर्ताव करेगा, साथ में साथ वेव का भी बर्ताव करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग रेडिएशन में देखें तो रेडिएशन जो आ रही है ये एक समय पे वेव है, लेकिन अदर टाइम पे ये भी पार्टिकल्स का बर्ताव करता है। तो डुअल नेचर दोनों में है, मैटर में और पार्टिकल्स में। तो इसी से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मान कि मैटर और रेडिएशन दोनों की दोहरी नीति, डुअल कैरेक्टर, और डुअल कैरेक्टर में आएगा पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो इसके अगर कंटेंट पे हम चले तो सबसे पहले टॉपिक हमारा होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे एक मेटल का बात हम लोग करते हैं, चलिए गोल्ड, सिल्वर, निकेल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कुछ भी, अगर वो डक्टाइल है, वो लस्टर है, वो मेलेबल है, वो कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, साइनी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक मेटल में बहुत सारी कैरेक्टर होती है जो आपने 9-10 से पढ़ता हुआ आया। तो इन सारे प्रॉपर्टी का एक रीजन होता है, इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Metal is ductile due to free electrons. Metal is sonorous due to free electron. Metal is conductor of heat due to free electron. Metal is conductor of electricity due to free electron. तो मेटल में बहुत सारी कैरेक्टर आप सुने होंगे, डक्टाइल है, लस्टर है, मेलेबल है, सोनोरस है, कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन सबका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है? अगर मेरे हाथ में कोई मेटल का रड है, अब इसको हम इस टाइप से पटकेंगे तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री है, अपने स्पेस में घूमने के लिए फ्री है, मतलब अपने पूरे बॉडी में घूमने के लिए फ्री है, बट वो आसानी से सरफेस को लीव आउट नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक फोर्स लगती है जो कि हमारा है सरफेस बैरियर के नाम से। ये फोर्स कैसा होता है? अगर ये कोई मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है, तो ऊपर से नीचे तक आसानी से घूम सकता है, लेकिन सरफेस को जैसे ही वो छोड़ना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो अपना चार्ज लेगा नेगेटिव और सरफेस पे डेवलप करेगा पॉजिटिव। तो सरफेस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव दोबारा आपस में पुल बैक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से लीव आउट नहीं हो सकता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं सरफेस बैरियर। तो कैन इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव फ्रॉम मेटल सरफेस? तो जवाब है नहीं, नो। चक्कर है यहाँ सरफेस बैरियर का। सरफेस बैरियर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज सरफेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सरफेस बैरियर। बट अगर कुछ बाहर से एनर्जी दे के इस सरफेस बैरियर को हम तोड़ पाएं तो इलेक्ट्रॉन निकाली जा सकती है। तो बाहर से एनर्जी दे के अगर बैरियर को तोड़ना है तो इस एनर्जी का नाम हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो नीचे आ रहा है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिनोटेड बाई फाई। ऐसे वर्क फंक्शन एक टाइप का एनर्जी है, तो जूल में तो बात होता है, बट चार्ज की एनर्जी ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इट इज जनरली मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। माने किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज आउट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी हम देंगे, the minimum amount of energy required by a free electron to just leave the metal surface is called surface barrier। अलग अलग मेटल का सरफेस बैरियर अलग अलग होता है। जैसे सीजियम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम 2.2, सोडियम 2.3, और अल्कली मेटल जो हमारा S1 ग्रुप है, हमारे प्रेडिक्टेबल का 18 ग्रुप में सबसे पहला जो है S1 अल्कली मेटल, इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, और उसमें भी सीजियम की सबसे कम। उसके ऊपर उठेंगे, सीजियम के ऊपर अगर हम देखते हैं हेलीना का रब से फरियाद, तो ऊपर से नीचे आते हैं पर वो हमारी वर्क फंक्शन की वैल्यू घटती है।
और ऐसा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रीड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप जूल में कन्वर्ट कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 माइनस 19 जूल। ये तो हो गया टाइप ऑफ इमिशन, ये तो हो गया इमिशन। इलेक्ट्रॉन निकालना है बट आसान नहीं है, सरफेस बैरियर का चक्कर है, आपको वर्क फंक्शन देना होगा, अलग अलग के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है। इमिशन कितने प्रकार से होती है? देखिए, इमिशन हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। पहला है थर्मियोनिक इमिशन। इसमें क्या होता है, हम हीट का यूज करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, हीट करने से इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को पार करता है, वर्क फंक्शन वो हीट के रूप में ले लेता है। तो थर्मियोनिक इमिशन में यूज करते हैं हीट का और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है और उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है थर्मियॉन्स। थर्मियॉन्स। अगला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसमें हम लोग सनलाइट यूज करते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। अगला है सेकेंडरी इमिशन, इसमें हम लोग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम उस पर फॉल करते हैं और उसकी एनर्जी से हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस बैरियर क्रॉस करता है, निकल जाता है, उसका नाम है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है। लास्ट में फील्ड इमिशन, इसमें हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं उसका नाम इलेक्ट्रॉन ही है। तो अलग अलग टाइप के इमिशन में यूज अलग अलग चीज का हुआ है, कभी हीट का, कभी सनलाइट का, कभी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम का, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो भी नाम बदल गई है, कभी थर्मियॉन्स तो कभी फोटो इलेक्ट्रॉन तो कभी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो कभी इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया इमिशन के टाइप। अब इसमें एक इमिशन पे हम लोग बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में सबसे पहले बात किए थे हर्ट्ज, डेनिस हर्ट्ज इन 1887 में, लेकिन बाद में इसका क्रेडिट मिल गया आइंस्टाइन को। तो हर्ट्ज सर ने शुरू में ये बात किया था कि किसी मेटल से सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है। किसी धातु परत से, किसी मेटल सरफेस से उचित आवृत्ति की किरण द्वारा, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की घटना को, फिनोमेनन को, प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाती है और जो लाइट स्ट्राइक हुआ ये फोटोन कहलाती है। मैंने ये लिखा है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन suitable frequency of light strike on it. The light which strike on surface is called photon. The light which strike on surface is called photon. The light which strike on surface is called photon and the electron ejected is known as photoelectron. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब कुछ डाटा पे हम बात करेंगे, जैसे अगर कोई भी मेटल हो उस पर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराएं, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी विजुअल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। कभी मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, बार बार क्रम में हम लोग बोलते रहते हैं कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो जिसका नाम पहले ले रहा हूँ उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजुअल। पहले यूवी आई फिर विजुअल आई, यानी कि यूवी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर अल्ट्रावायलेट लाइट किसी भी मेटल पे यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, लेकिन अल्कली मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, उस पर विजिबल लाइट भी अगर डाल दें लो फ्रीक्वेंसी वाली तो भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन अगर विजिबल लाइट का यूज हम लोग किसी भी मेटल पे करें, खाली अल्कली मेटल ना हो, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है। लेकिन सनलाइट का यूज विजिबल लाइट का यूज हम लोग सिर्फ करेंगे अल्कली मेटल पे, क्योंकि अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। अब कुछ बात करते हैं और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या किया गया, एक मेटल सरफेस लिया, सन है, सन से जो लाइट आया दिस इज फोटोन, जिसकी एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू। तो जितना एनर्जी हम दिए हैं उसमें से तो कुछ यूज हो गया है वर्क फंक्शन के रूप में या बाइंडिंग एनर्जी के रूप में या बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दिस इज फाई एच न्यू नॉट, और बाकी जो एनर्जी बचा कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लीजिए दिए हैं 50 जूल, इसमें से 30 जूल खत्म हो गया बाइंडिंग एनर्जी के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में, तो बचा कितना जूल, 20 जूल। 20 जूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में डाल रहे हैं, एच न्यू जो आई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जो कि हमारा वर्क फंक्शन है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को लेफ्ट राइट करते हैं, इसको इधर लाए तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एच को कॉमन लिए न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो इक्वेशन हो गया जहां एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू 6.626 माइनस 34 जूल। देख लीजिए
न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि हर्ट्ज में बात करेंगे, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा आप कर सकते हैं। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एक लंबा बात करने वाले हैं 2 मिनट में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है? डी नोट तो न्यू नोट से होता है, हर्ट्ज में ये भी होता है, बट ये मेटल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। म्यू माइनस म्यू नॉट, अच्छा गौर कीजिए, म्यू माइनस म्यू नॉट, अगर इसी दोनों में अगर हम लोग बात करें तो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना ही चाहिए अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है। जैसे स्टेटमेंट में हम लोग बार बार बोलते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when light of suitable frequency fall on it, what is the mean of suitable frequency? तो जो लाइट आप डालेंगे फोटोन के रूप में उसकी फ्रीक्वेंसी उस मेटल के फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होना चाहिए, इसीलिए वर्ड यूज होता है थ्रेशोल्ड, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसीलिए यूज हम लोग करते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब कुछ लॉ पे पहले बात करते हैं, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के 4 लॉ। पहला, फॉर ए गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए, गौरव किसी भी सब्सटेंस के लिए, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर आर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देयर आर द होना चाहिए, देयर आर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे का लाइट अगर हम डालते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, चाहे व्हाटसोएवर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट में भी। मतलब बोला यही कि जो लाइट आप डाल रहे हैं फोटोन के रूप में उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर इससे कम का फ्रीक्वेंसी मैंने यूज किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, चाहे आप उसका इंटेंसिटी, उस लाइट का इंटेंसिटी कुछ भी यूज क्यों ना करें। दूसरा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैंने इंटेंसिटी जितना ज़्यादा डालेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा प्रति सेकंड 50, 100, 150, 200 वो ज़्यादा होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलती है फाइनली और जो उसकी वेलोसिटी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड चौथा है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एज सुन एज लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलो इट, जैसे ही गिरेगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तुरंत होगा बिना किसी डिले का। सो इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब आते हैं हमारा मेन काम कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कुछ ग्राफ पे बात करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको हम दिखाएंगे, साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इस पे बात करेंगे। अगर आप सीबीएसई से संबंध रख रहे हैं तो ग्राफ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और जैक से संबंध आप रख रहे हैं तो कुछ कुछ ग्राफ आपके लिए जरूरी है, लेकिन ग्राफ का भाषा आपको समझना ही पड़ेगा फॉर फ्यूचर पर्पस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट हम यूज किए, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन मूव किया एक इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो चार्ज का मूवमेंट है, और चार्ज का मूवमेंट ही तो करंट होता है। अपने करंट में क्या यूज किया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। लेकिन चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आता है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द करंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ ग्राफिकल बात करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर पे आइए, देखिए मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया, दिस इलेक्ट्रोड और दिस इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो इट इज कॉल्ड कैथोड, और दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो इट इज कॉल्ड एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर एक विंडो रखा है, क्वार्ट्ज विंडो जिसको कहते हैं सनलाइट को लेने के लिए। जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट हमने यूज किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज किया कैथोड के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन जो निकली, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ दौड़ी, भागी, और ये पूरा घटना में दिख रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने लाइट यूज किया, सनलाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का कैथोड के ऊपर, और जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट आप यूज किया, आपने सुना है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन दौड़ा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। When light of suitable frequency fall on cathode, कैथोड पे फॉल किया, इलेक्ट्रॉन इमिटेड, इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इलेक्ट्रॉन गेट एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ वो भागा, दौड़ा, एक्सीलरेट किया, which is at positive potential with respect to cathode। एनोड जो है is at positive potential with respect to cathode and produce फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा है। बट अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने से क्या होता है। इफ फ्रीक्वेंसी
एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स फिक्स। मतलब यहाँ हम पोटेंशियल के साथ आपको बात करेंगे कैथोड एनोड का पोटेंशियल के साथ कि अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखें और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें, मतलब उसको चेंज ना करें, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए और एनोड का पोटेंशियल को हम जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो उसका खिंचाव, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ और ज़्यादा पॉजिटिव होते जाऊँगा तो नेगेटिव को ज़्यादा खींचूंगा, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अगर ए का पोटेंशियल को, एनोड का पोटेंशियल को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। बट एट ए पोटेंशियल ऑफ ए, एक ऐसा पोटेंशियल ए का बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाएगा वेयर द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम। मैंने जब ए का पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं बट उसके बाद मैं देख रहा हूं कि अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ रहा है, कितना भी बढ़ा रहे हैं ए का पोटेंशियल तो अब वो नहीं बढ़ रहा है। तो जहां से वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ना बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो मैंने कहां यूज किया था, but at a potential of A where the value of photoelectric current is maximum called saturation current। उस करंट को बोलते हैं saturation। अब saturation करंट पहुंच जाने के बाद अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं A का तो saturation करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम उसको घटा के देखते हैं। अगर मैंने उसको घटाया A का पोटेंशियल, तो घटा रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट घट रही है और घटा रहा हूं घट रही है, घटाते घटाते मैंने कैथोड के रिस्पेक्ट में उसको नेगेटिव कर दिया और भी घटने लग गई। अब एक ऐसा स्टेज पे उसका पोटेंशियल पहुंच गया ए का जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट हो गई जीरो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइए, व्हेन पोटेंशियल फर्दर इंक्रीजेस देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट, अब नहीं बढ़ेगा। नाउ पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस, देन वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। Potential of a decrease at a certain stage, at this stage no photoelectric current reach the anode। मैंने ए का पोटेंशियल को घटा घटा के मैं उस स्टेज तक पहुंच गया जहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब वहां तक पहुंचना ही छोड़ दिया, मैंने एनोड तक। एट दिस पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। इस स्टेज के पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसी को छोटा सा ग्राफ में हम लोग देखते हैं। इस पे लिया पोटेंशियल, इस पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये लाइन में है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है पोटेंशियल। अगर हम ए का पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बढ़ रही है, दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, बढ़ा रहा हूँ, ये भी बढ़ रही है। बट एक स्टेज के पास में पहुँच गया जहाँ से अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए कॉन्स्टेंट हो रहा है, अब ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये पहुँच गया सैचुरेशन करंट। मैंने पोटेंशियल बढ़ाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, बट एक स्टेज के बाद पोटेंशियल का सैचुरेशन करंट के बाद अब वो बढ़ना बंद कर दिया, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब ए का पोटेंशियल को घटाया जाए, घटा रहा हूँ, ये घट रही है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगेटिव कर दिए, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं और घटा रहे हैं, घटाते घटाते एक समय ऐसा आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू एकदम जीरो पे आ गया। तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जीरो हो जाए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पोटेंशियल है एनोड के द्वारा अप्लाई होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जीरो हो जाए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सीज हो जाए, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E V नॉट। जैसे आप एनर्जी इज इक्वल टू आप यूज करते हैं हाफ mv स्क्वायर, और एनर्जी ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, G नो E V नॉट। अब ये तो हुआ पोटेंशियल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन। अब एक ग्राफ और देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। माने कि जो इंसिडेंट लाइट हम लोग लिए हैं अगर उसका इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। देखिए ग्राफ कुछ वैसा ही है, बट मैंने 3 लाइट यूज किया है, इसका इंटेंसिटी अलग है। अब इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है, जैसे 50 फोटोन पर सेकंड गिराया तो इंटेंसिटी कुछ है, अब 75 फोटोन पर सेकंड गिराया इंटेंसिटी कुछ हो गई, अब 100 फोटोन पर सेकंड गिराया इंटेंसिटी कुछ हो गई। तो इसका इंटेंसिटी को I1 मानते हैं, इसका I2 मानते हैं, इसका I3 मानते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करें, इंटेंसिटी बढ़ाएं, तो
पोटेंशियल के साथ, यहाँ पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल के साथ फोटोइलेक्ट्रिक करंट फिर बढ़ रहा है, लेकिन फिर सैचुरेशन पे पहुंच गए। तो ग्राफ तो बिल्कुल वही है, लेकिन मैंने 3 स्टेज पे दिखाया, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, यानी कि I1 से ज़्यादा I2 है, I2 से ज़्यादा I3 है, और इस पे बढ़ रहा है पोटेंशियल ऑफ प्लेट A। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जब मैंने उसको घटा के देखा तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल में पहुंचा, लेकिन तीनों इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, गौरव देख, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट देख, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, लेकिन जब मैंने उसको घटाया पोटेंशियल को तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम आया। इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, ग्राफ हमारा चेंज हुआ, लेकिन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए एक वैल्यू पे आ रहा है, यानी कि इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट तो पड़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ क्या बोल रहा है? ये तो सीधे बोला अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन यहां पर मैंने आपको 3 के साथ दिखाया, I1 के साथ, I2 के साथ, I3 के साथ। ये तो सीधा है, अगर इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी मीन्स क्या? नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड ज़्यादा 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 ज़्यादा। तो जब फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगा, लेकिन अगर 3 के साथ हम देखें तो हर एक में इंटेंसिटी ज़्यादा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रही है। ये ग्राफ और देखते हैं, अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर मैंने क्या किया, कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज किया, सैचुरेशन करंट रिमेन सेम। अब यहां पर क्या आ रहा है, सैचुरेशन करंट हमारी सेम हो रही है। सीधे ग्राफ में देखते हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी μ1 एंड फॉर फ्रीक्वेंसी μ2 मैंने 2 लाइट यूज किया है, एक का फ्रीक्वेंसी μ1 है, एक का फ्रीक्वेंसी μ2 है। तो μ1 के साथ देखा, सब चीज गौरव वही हुआ था जो पहले से देखते आ रहे हैं। अब μ2 के साथ देखा तो फिर वही हुआ जो हो रहा था, लेकिन दोनों के केस में सैचुरेशन करंट सेम हो रही है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है। लेकिन मेन आके लफड़ा है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहा हूं μ1 का तो V01 है और μ2 का V02 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट लाइट का द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज होता है। तो ये ग्राफ हमको ही दिखा रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट के साथ हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो रहा है, ये क्या नाम है, सैचुरेशन करंट सेम है, लेकिन अलग अलग का स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी तो बढ़ रहा है, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हो रही है, चेंज हो जा रही है। किसी के लिए V01, किसी के लिए V02, किसी के लिए V03, माने पोटेंशियल चेंज कर रही है अगर हम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करते हैं तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके। तो ये था फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, ये था इंटेंसिटी का वेरिएशन। यहाँ पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम किया, जबकि यहाँ पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम किया। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें पहले आप सुन चुके हैं। When the graph is plotted between frequency of incident light and stopping potential, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। When the graph is plotted between frequency of incident light and stopping potential, it is found that the graph is straight line, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, हट के पास कर रहा है। इट्स सो दैट, ये दिखा रहा है देयर आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कुछ वैल्यू इसका पहले से ही होता है, हर एक सब्सटेंस का एक अपना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम के फ्रीक्वेंसी के लाइट के साथ अगर हम उस पर इंसिडेंट करा दे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे आप उसका इंटेंसिटी कुछ भी यूज क्यों ना कर लें। तो क्या बोला, इट इज फाउंड दैट it is a straight line not passing through origin, it's so that there is a minimum value of frequency mu naught for the incident light of the incident light below which no photoelectric emission takes place, called threshold frequency या तो कट ऑफ frequency mu naught। the value of threshold frequency या कट ऑफ frequency
डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस इमिटिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन। अलग अलग नेचर का सब्सटेंस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग होता है। अलग अलग सब्सटेंस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी उस सब्सटेंस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। यही बात मैं आपको पीछे भी दिखाया हूँ। ये इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे सब्सटेंस का फ्रीक्वेंसी है जो कि अलग अलग होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। अगर इससे कम हुआ, आप इंटेंसिटी कुछ भी यूज कर दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ जो मेन बात हमारी आ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलती है, अगर इंटेंसिटी बदलते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहती है, जबकि दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। और ये ग्राफ तो सीधा सिंगल के लिए दिखा रहे थे कि पहले पोटेंशियल बढ़ाओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, एक स्टेज पे नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट घटाओ, ये भी घटेगा, और एक ऐसा समय आएगा जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीज हो जाएगा, आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बात किया। सेकंड पार्ट तुरंत लाने वाले हैं जिसमें है फोटोन का प्रॉपर्टीज, प्लैंक थ्योरी, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। थैंक यू।